फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नीरव शाह। हम लेकर आपके लिए डिफेंस अपडेट्स, पर्सनल कोड्स, गैजेट अनबॉक्सिंग्स और टेक न्यूज। तो गाइज, आपको और आपके सारे परिवारजनों को कारगिल विजय दिवस की यहाँ पे शुभकामनाएं। सो गाइज, आज का ये वीडियो जो होने वाला है वो कंप्लीटली कारगिल के ऊपर ही होने वाला था। मैं आपको पूरे सीक्वेंस के साथ बताऊंगा कि कारगिल 1999 में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में माउंटेनियस वॉरफेयर हुआ, माउंटेन के ऊपर जो हमारे सिपाहियों ने यहाँ पे जंग लड़ी पाकिस्तान के साथ, सो उसके बीज, उसके सीड्स जो है कब डिप्लॉय हुए, किस तरीके से जंग की यहाँ पे प्लानिंग की गई जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा और यहाँ पे क्या अंजाम उसका निकला। सो गाइज, कारगिल वॉर जो है इसकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी 1984 में लंदन में। गाइज 1984 में अक्टूबर के मंथ में पाकिस्तानी आर्मी एक हेवीली एक ऑर्डर देती है एक ट्रेडर को वार्म क्लोथ्स का। अब तकरीबन 25,000 के करीब पूरे वार्म क्लोथ्स का एक ऑर्डर दिया जाता है। मिलियंस ऑफ रुपीस का ये ऑर्डर होता है। बिकॉज अगर यहाँ पे देखें, ये जो वार्म क्लोथ्स थे ये कॉमन वार्म क्लोथ्स नहीं थे। जब माउंटेनियस वॉरफेयर होता है जहाँ पे टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस या -35 डिग्री सेल्सियस होता है, उस दौरान जो कपड़े काम में आते हैं, ये उस तरीके के कपड़े के एक ऑर्डर दिए गए थे। अब गाइज, यहाँ पे लंदन में जो ट्रेडर बैठा था और पाकिस्तान ने जो ऑर्डर दिया था लंदन के ट्रेडर को, शायद पाकिस्तानी आर्मी को ये नहीं पता था कि इंडिया के भी जो यहाँ पे हमारी एमओडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो भी इसी ट्रेडर को ऑर्डर यहाँ पे देती है। इंडियन आर्मी को पता लग चुका था कि यहाँ पे पाकिस्तान कुछ काफी बड़ा प्लान कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि उनका प्लान क्या होगा। इवेंचुअली ऑप्स रूम के अंदर डिस्कशन हुआ 84 में, काफी सारी चीजें क्लियर हुई, काफी सारे यहाँ पे प्रेडिक्शंस लगाए गए क्या हो सकता है, और सामने निकल के आया सियाचिन। सो सियाचिन मेन मुद्दा था। पाकिस्तान ये चाहती थी कि वो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर वापस अटैक करे और यहाँ पे सियाचिन उनके कंट्रोल में आए। अब हम जियोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से देखें, सियाचिन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये हमारा पार्ट है, अक्साई चीन भी हमारा पार्ट है गाइस। सो यहाँ पे पूरा मुद्दा यही था कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर उनको कब्जा करना था। इतने हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो कपड़े चाहिए, जो वार्म क्लोथ्स चाहिए, जो आपको ठंड से बचा सके, जो आपको फ्रीज बाइट, जो फ्रोज बिटन बोलते हैं, उससे आपको बचा सके, तब यही कपड़े आपको काम में आ सकते हैं। सो इंडियन आर्मी ने जो है, हमारे वहाँ पे कमांडर्स ने 1984 में माउंटेनियस वॉरफेयर को स्टडी किया और सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर तिरंगा गाड़ दिया और हमने सियाचिन ग्लेशियर का कंट्रोल ले लिया और वहाँ पे पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ी। सो गाइस, ये तो हो गया 1984। अब आगे बढ़ते हैं 1984 के बाद यहाँ पे क्या हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ को काफ़ी यहाँ पे बेइज्जती झेलनी पड़ी और वो जो है इस इंसिडेंट को अपने माइंड में रखते हुए काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे। अब दोस्तों टाइम आ जाता है 1997 का, जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों भी न्यूक्लियर रेस के अंदर यहाँ पे कंपटीट कर रहा था एक दूसरे से, और दोनों भी जो है न्यूक्लियर पार्ट स्टेट यहाँ पे डिक्लेयर हो चुके थे। 1999 में गाइस एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट काफी पहले हो जाता है, 1999 से पहले इंदिरा गांधी और यहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला में एग्रीमेंट साइन होता है। शिमला में एक मीटिंग होती है। शिमला एग्रीमेंट के तहत ये डिसाइड होता है कि जब कभी भी ठंड ज्यादा पड़ेगी, लेट्स से जो महीना होगा अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, जो ठंड का महीना होता है जहाँ पे जब स्नोफॉल ज्यादा होता है पहाड़ी इलाकों में, तब ये डिसाइड हुआ था गाइस कि दोनों भी फोर्सेस जो है अपनी अपनी पोजीशंस को, अपनी अपनी पोस्ट को छोड़ के जो है मिलिट्री को यहाँ पे नीचे वापस डीएक्टिवेट कर देगी। तो 1999 में पाकिस्तान की आर्मी ने, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने जो है इसका फायदा उठाया और हमारी जितनी भी पोस्ट थी हमारे सेक्टर के अंदर, जो कारगिल जुब्बार हाइट्स है, मुंथोडालो हिल है, टाइगर हिल है, जितनी भी हमारी कारगिल की ऊंची ऊंची पीक्स थी। अब ये पीक्स, ये फीचर्स की बात करूँ गाइस, तो इनका जो एल्टीट्यूड था वो तकरीबन 8,000 फीट से लेकर 12,500 फीट तक के यहाँ पे फीचर्स थे। सो हमारी आर्मी ने जो है अपनी जो पोस्ट थी वो खाली कर दी एज पर शिमला एग्रीमेंट। वो नीचे आ गए और पाकिस्तान ने इसका एडवांटेज लेके हमारी जितनी भी ऊंची ऊंची पोजीशंस थी कारगिल में, उसको यहाँ पे कैप्चर कर लिया। अब पूरी शुरुआत यहाँ पे 99 में यहाँ से होती है। 3rd में 1999 को ताशी नामग्याल नाम का एक शेपर्ड होता है, उसकी कुछ गोड्स, जो बकरियां रहती है, वो खो जाती है इस माउंटेन एरिया में। तो जनरली क्या होता है कि माउंटेन एरिया में अगर ये शेपर्ड्स होते हैं, उनके पास बाइनाक्यूलर्स होता है, क्योंकि वो काफ़ी दूर तक देख नहीं सकते अपनी आंखों से। तो वो बाइनाक्यूलर्स का यूज़ करके उनकी जो बकरी, गाय, भैंस जो भी वो चरवा रहे होते, तो उनके ऊपर वो ध्यान दे सकते हैं। तो होता यह है कि ताशी नामग्याल जो है अपनी बकरी को ढूंढ रहे होते हैं, तभी वो अचानक से जो है बाइनाक्यूलर्स की मदद से अपनी गोड को वहाँ पे वो सर्च करते हैं। तब उन्हें सामने की पहाड़ी, जो वहाँ पे ताशी नामग्याल जो एरिया में थे, वो सामने की पहाड़ी के ऊपर देखते हैं, उनको कुछ मूवमेंट वहाँ पे नजर आती है। और 3rd में को जो है ताशी नामग्याल यहाँ पे नीचे मिलिट्री को आके बता देते हैं कि ऊपर मैंने ऐसी मूवमेंट को देखा है, विच इज नॉट अ आर्मी मूवमेंट। काफी हैवी आर्म्ड बंदे थे जो आर्मी के ड्रेस में नहीं थे। तो ये कंप्लेन जो है नीचे आके इंडियन आर्मी के ऑफिसर को कर देते हैं। और
और 5 मई को जो है गाइस हमारी पहली टुकड़ी जो कि जाट रेजिमेंट की थी वो यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए रवाना होती है, जिसको लीड कर रहे होते हैं कैप्टन सौरभ कालिया। अब कैप्टन सौरभ कालिया जो है गाइस, शायद किसी लोग को पता होगा, कैप्टन सौरभ कालिया का उस दौरान प्रमोशन हुआ था, 1 ही महीना हुआ था। होता यह है कि पहली हमारी जो भिड़ंत होती है टेररिस्ट के साथ, अब तक तो यहाँ पे कोई जानता नहीं था कि ये पाकिस्तानी आर्मी है या टेररिस्ट है। फिलहाल तो कैप्टन सौरभ कालिया और जाट रेजिमेंट की जो उनकी टुकड़ी गई थी वो यही सोच रही थी कि ये कुछ जंद टेररिस्ट होंगे। जब उनकी वहाँ पे मुठभेड़ होती है गाइस, तो तब पता लगता है कि वो कितने हेविली आर्म थे, काफ़ी फायरिंग एक्सचेंज होती है और एम्यूनेशन खत्म होने की वजह से सौरभ कालिया को यहाँ पे सरेंडर करना पड़ता है। उनके साथ टॉर्चर होता है और टॉर्चर करने के बाद जो है उनके कुछ बॉडी पार्ट्स काट दिए जाते हैं, उनकी आंखें निकाली जाती है और उनको जो है बोरी में भर के वहाँ पे नीचे फेंक दिया जाता है। इसी पेट्रोलिंग के दौरान 3 मई से लेके 6 मई तक जब कैप्टन सौरभ कालिया के साथ कोई कांटेक्ट जो है आर्मी का एस्टेब्लिश नहीं होता, तो ये मैसेज पास ऑन किया जाता है दिल्ली। सो यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक जॉर्ज फर्नांडिस जो कि हमारे उस वक्त के डिफेंस विंग के हेड थे, उनको ये मैसेज पास ऑन किया जाता है। अब जब 6 मई के दिन जो है 1999 के दिन जब ये मैसेज पास ऑन होता है, तब ये एक्सपेक्टेड था कि अब ये मैटर जो है काफ़ी आगे बढ़ेगा। हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज जो है, सर्च पार्टीज को और एक्टिवेट हमने कर दिया वहाँ पे कारगिल में, और वो जो है अपनी कैप्टन सौरभ कालिया की टुकड़ी को जो है वो वहाँ पे सर्च करने निकल गए। 9 मई को एक अनएक्सपेक्टेड थिंग होता है। हमारा कारगिल के अंदर दोस्तों एक ऑर्डिनेंस डेपो है, काफ़ी बड़ा ये ऑर्डिनेंस डेपो है। इसके ऊपर जो है यहाँ पे आर्टी शेलिंग पाकिस्तानी आर्मी कर देते हो। यह आर्टी शेलिंग इतनी हैवी होती है कि 9 मई 1999 को इंडियन आर्मी को, हमारे ऑर्डिनेंस डेपो को 110 करोड़ का लॉस पहले ही दिन होता है आर्टी शेलिंग की वजह से। 9 मई को जो आर्टी शेलिंग हुई गाइस, उसके बाद 10 मई को जो है दिल्ली में हमारा जो ऑप्स रूम रहता है, आर्मी का ऑपरेशन रूम जिसे कहते हैं, यहाँ पे मीटिंग की गई। अब ये मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि जो है पाकिस्तान की LOC के उस तरफ से इतनी हैवी आर्टी शेलिंग हो गई थी कि हमारे मिलिट्री के जो कॉन्वॉयज थे, जो ट्रूप्स थी, वो मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। अब आर्टी शेलिंग जो है ये जब कभी भी होती है, इट मीन्स ये कोई आर्मी, बिकॉज ये जो है इन्फेंट्री बटालियंस के पास ये सारे वेपन्स होते हैं, आर्मामेंट्स होते हैं, ये टेररिस्ट नहीं थे। तो अब तक इंडियन आर्मी को पता लग चुका था दिस इज अ फुल फ्लेज्ड वॉर, और ये आर्टी शेलिंग इतनी बढ़ा दी गई थी गाइस कि हमें जो है हमारी मिलिट्री ऑपरेशन रूम के अंदर जो है जनरल VP मलिक को बुलाया गया और यहाँ पे पूरे हमने डिस्कशंस जो थी हमारे जनरल चीफ के साथ वो यहाँ पे डिस्कस किए गए। मिलिट्री ऑप्स रूम में मीटिंग होने के बाद गाइस यहाँ पे 14 तारीख को कैप्टन सौरभ कालिया की बॉडी रिकवर की जाती है, जो कि बोरी में भर के, जैसे मैंने आपको बताया था, जो फेंक दी गई थी उसे रिकवर किया जाता है। और काफ़ी उसके बाद जो है यहाँ पे मिलिट्री की मूवमेंट्स, हमारे जो ट्रूप्स के मूवमेंट्स थे, उसको एक्टिवेट किया जाता है। 16 और 17 मई के बीच में गाइस यहाँ पे बतालिक और द्रास सेक्टर के बीच में खरेकी की जाती है, और तब पता चलता है कि दुश्मन जो है वो पहाड़ी की, कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियों के ऊपर यहाँ पे कब्जा करके बैठा हुआ है। अब यहाँ पे 23 मई को मैंने यहाँ पे विजिट किया था, स्पेसिफिकली मैं कश्मीर टूर पे था, मैंने कारगिल विजिट किया था। मैंने उनके फीचर्स जो है पहली बार देखे। ये सारे फीचर्स गाइस मैप में जब हम देखते हैं, आई मीन आप वीडियोस देख लो, आपको कुछ अलग ही दिखेंगे, और रियल लाइफ में आप जब इसे देखोगे कारगिल में जाके, जम्मू एंड कश्मीर में आप जब विजिट करते हो, तभी आपको कुछ और देखने मिलेंगे। काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, तो वो लोग ने जो है काफ़ी ऊंची ऊंची जो भी पोजीशंस थी हमारी उसे कैप्चर कर लिया था, जैसे कि मुंथोडालो हिल था, जुब्बार हाइट्स था, टाइगर हिल जो था, रॉकी नॉप, ये काफ़ी सारी वहाँ पे पिक्स थी, कुकरथांग पोस्ट था। इन बड़ी बड़ी पोस्ट जो है गाइस तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर के एरिया में काफ़ी ऊंची ऊंची पोस्ट को जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया था। अब तकरीबन 15 किलोमीटर वो LOC के अंदर आ गए थे, यानी कि वो हमारी टेरिटरी के अंदर थे। उनका जो टारगेट था गाइस, अगर आप कभी भी विजिट करो जम्मू एंड कश्मीर, आप कारगिल विजिट करना, तब आपको पता चलेगा। जब आप श्रीनगर से टुवर्ड्स कारगिल जाते हो, बीच में द्रास सेक्टर आता है, द्रास आपको पास करके यहाँ पे आगे जाना होता है, तब आप ऑब्जर्व करोगे कि वो जो हाईवे है NH1 वो काफी नैरो हाईवे, काफी पतला है। उस दौरान तो रोड्स भी इतने पक्के नहीं हुआ करते थे। अभी तो वहाँ पे BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे काम कर रहा है, रोड्स काफी वाइड किए जा रहे हैं, काफी सारी टनल्स बनाई जा रही है। लेकिन उस दौरान कारगिल वॉर के दौरान 1999 के दौरान सिंगल लेन वो रोड था, और रोड भी इतना प्रॉपर नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर तभी उतना था नहीं वहाँ पे डेवलप। आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से, जब आप देखोगे उसे आपको पता चलेगा कि NH1 जो है वो हाईवे नीचे से पास हो रहा है, और उसको लग के ही काफी सारे फीचर्स बड़े बड़े हैं, और उसके ऊपर एनिमी वहां पे आपका बैठा हुआ है। तो NH1 जो रास्ता है वो जम्मू एंड कश्मीर को जो है लद्दाख से जोड़ता है। इट इज अ गेटवे बिटवीन लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो उनका मुद्दा काफी क्लियर था, वो लोग ऊपर पोस्ट के ऊपर बैठे थे, एडवांटेजियस पोजीशन पे थे, और वो जो है NH1 के ऊपर उनकी नजर जो थी
बनी हुई थी। हमारा कोई भी आर्मी का या मिलिट्री कॉन्वॉय का जब कभी भी मूवमेंट होता था तो वो लोग ऊपर से जो है फायरिंग स्टार्ट कर देते थे, काफी बम्बार्डमेंट करते थे, आर्टिशेलिंग करते थे। हमारी मूवमेंट जो थी, आर्मी के कॉन्वॉय की मूवमेंट जो होनी थी, वो बिल्कुल ना के बराबर होने लगी और हमें यहाँ पे तकलीफ होने लगी। उनका जो मकसद था वो बिल्कुल क्लियर था। अगर NH1 को यहाँ पे लद्दाख से काट दे, जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख से अगर वो काट दे, तो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जो भी हमारी ट्रूप्स है वो आर्म्स, एम्यूनिशंस, राशन से जो है वो पास आउट हो जाएगी और उनको जो है इस चीज बेसिक नेसेसिटीज को कंज्यूम करने के लिए मतलब उनको नीचे उतरना पड़ेगा सियाचिन से। इनका ये पूरा क्लियर प्लान था। अगर सियाचिन इंडियन पोजीशन, इंडियन की पोस्ट, अगर हम इंडियन सोल्जर्स अपनी पोस्ट से नीचे उतरते तो पाकिस्तान के लिए गेटवे ओपन हो जाता है, वो जो है सियाचिन के ऊपर अटैक कर सकती है। अब यहाँ पे पूरा मैटर पता चल गया था जो कि काफी क्रिटिकल था। 16 से 17 मई के दौरान ये 2 दिन में जो भी रेकी की गई, उसके बाद 18 मई को यहाँ पे सेकंड क्रॉस फायर एक्सचेंज होता है। तब फर्स्ट, जब कभी भी आर्मी का अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आपको नॉलेज होगा गाइस, जब कभी भी यहाँ पे कोई रेकी की जाती है उसके बाद जो है एक सरप्राइज अटैक किया जाता है। सरप्राइज अटैक जो है वो पोजीशन बनाने के लिए नहीं होता है, वो दुश्मन के पैटर्न को समझने के लिए होता है कि अटैक कहां से आ रहा है, कौन से वेपन्स वो लोग यूज कर रहे हैं, कौन से वेपन से इनकमिंग्स उनको रिसीव हो रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आपने लक्ष्य मूवी अगर आपने ध्यान से देखा होगा, उसमें एक सीन दिखता है जहां पे ऋतिक रोशन जो है वो फायरिंग कर रहे हैं फीचर्स के सामने और वो फोन के ऊपर उनकी टीम बता रही है कि कौन सा अटैक, कौन सा फायर कहां से आ रहा है और कौन से वेपन से रिसीव हो रहा है। तो बेसिकली दिस इज अ टेक्निक। ये टेक्निक जो है कॉमनली आप ऑब्जर्व करोगे। तो 18 मई के दिन सेकंड क्रॉस फायर यहाँ पे एक्सचेंज होता है। तब उनको पता चलता है कि टेररिस्ट और ऊपर जो भी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है, पाकिस्तान के ट्रूप्स, उनके पास भारी मात्रा में मिसाइल, स्ट्रिंगर मिसाइल्स है, MMGs है, लाइट मशीन गन्स है उनके पास हैंड ग्रेनेड की इतनी तादाद थी गाइस। आप एक सोच के देखिए कि आप नीचे की पोजीशन के ऊपर है और एनिमी आपका ऊपर बैठा है। आप यहां से हैंड ग्रेनेड को फेंक नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई मिसाइल लॉन्चर हो, और वो जो है सैकड़ों हैंड ग्रेनेड्स नीचे फेंक रहे थे। और एडवांटेजेस पोजीशन पे होने के बावजूद यहाँ पे ये होता है। माउंटेनियस वॉर का बेसिकली रूल क्या होता है, अगर आप नीचे हो, आपका एनिमी ऊपर है और कारगिल जैसा टेरेन है जहां पे काफी टेम्परेचर लो चलता है, तो आप सोच लीजिए अगर आपका यहाँ पे रेशियो की अगर मैं बात करूं, आपका सिपाही जो है, आपके 5 जन मरेंगे तब जाके उनका 1 मरेगा, क्योंकि वो एडवांटेजेस पोजीशन पे है। आप नीचे से जो फायर कर रहे हो, आपको एनिमी दिख नहीं रहा कि आपको फायर कहां से आ रहा है, लेकिन वो जो है ऊपर बैठ के आराम से आपके ऊपर फायर, एम लगा के आपके ऊपर फायर कर सकते। तो ये कंडीशंस वहां पे थी। टेम्परेचर भी काफी लो चल रहा था, वो भी एक चैलेंज थी। उनके पास वो सारी चीजें मौजूद थी जो भी उनको सपोर्ट चाहिए था बैकएंड में। उनका लॉजिस्टिक्स जो था वो भी काफी स्ट्रांग था, उनको काफी बैकिंग मिल रहा था। सो गाइज ये पूरा यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। 18 और 19 मई को काफी यहाँ पे हैवी फायरिंग एक्सचेंज होती है दोनों। 20 मई 1999 एक काफी बड़ा दिन, इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन रूम दिल्ली में जो है जनरल VP मलिक को यहाँ पे बुलाया गया और हमारे एयरफोर्स के जो एडमिरल थे उनको भी यहाँ पे बुलाया गया। नेवी के जो हमारे चीफ थे उनको भी बुलाया गया था बैकअप प्लान्स के लिए कि क्या हो सकता है। तो ब्रीफिंग रूम में क्लियर हो गया कि किस तरीके से अटैकिंग स्ट्रेटेजी करनी है। VP मलिक ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया हमारे एयरफोर्स मार्शल के साथ कि अब उन्हें जो है यहाँ पे एयरफोर्स का भी सपोर्ट लगेगा, क्योंकि एयरफोर्स पहाड़ी एरिया में जब कभी भी माउंटेनियस वॉरफेयर यहाँ पे आपका होता है, आप नीचे हो, ऊपर से आपके ऊपर फायरिंग आ रहा है, तो दुश्मन के पोजीशन का आइडिया लगाना काफी मुश्किल होता है। या तो आपके पास ड्रोन्स होने चाहिए, लेकिन 99 की बात करूं, इंडिया इतना एडवांस नहीं था। इंडिया के पास रिकॉनाइसेंस काफी सारे प्लेन थे, इंडिया के पास काफी सारे प्लेन्स थे जो ऊपर से जो है कैप्चर कर सकते थे, लेकिन स्ट्रिंगर मिसाइल के डर के कारण जो है हम फ्लाई ऑपरेट एयरफोर्स उतना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि टेम्परेचर भी लो चलता है, थ्रस्ट जो है आपका फाइटर जेट उतना जनरेट नहीं कर पाता। तो एक टेक्निकल ग्लिच भी था यहाँ पे। लेकिन एयरफोर्स के मार्शल जो थे उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि माउंटेनियस वॉरफेयर में जो है एयरफोर्स का यूज करना थोड़ा क्रिटिकल है। हमारे पास प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स भी उस दौरान नहीं थी, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम जो है वहां पे ऊपर से एनिमी को एयरफोर्स के द्वारा मिसाइल्स की मदद से वहां पे शूट कर सके। यही सारे डिस्कशंस उस दौरान चल रहे थे। 21 मई को जो है गाइस हमारे जो एयर चीफ मार्शल थे उस दौरान AY टिप्निस सर, उन्होंने अपनी बेस्ट कोर टीम को बुलाया और वहां पे पूरा ब्रीफिंग दिया कि अब हमें एयर सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी कारगिल वॉर के दौरान। लेकिन एयर सपोर्ट जो थे, हमारी एक बेस्ट जो कोर टीम थी एयरफोर्स की, उस दौरान उनको ये टास्क दिया गया। स्ट्रेटेजिकली जो है गाइस, अगर आप देखो फीचर्स में, ये सारे फीचर्स में जो है कुकरथांग पोस्ट, मुंथो डालो हिल,
टाइगर हिल और जुब्बर हाइट्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं, बिकॉज ये बड़े बड़े फीचर्स और ये माउंटेन जो है वो NH1 को लग के ही यहाँ पे होते हैं। अगर लेट से अगर हमने हमारे एनिमी को वहां से अगर खदेड़ दिया पीछे, तो NH1 के ऊपर जो है हमारे मिलिट्री की कॉन्वॉय जो है वो स्टार्ट हो जाती। तो सियाचिन ग्लेशियर तक जो है हम सारे आर्म्स, आर्मामेंट्स, राशन, सप्लाईज जो भी हमारे कॉन्वॉयज थे वो पहुंचा सकते थे। तो ये 3-4 फीचर्स जो है ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसी के लिए जो है 20 मई को जो मीटिंग बुलाई गई थी, 21 मई को जो ब्रीफिंग दी गई थी, उसमें काफी क्लियर बता दिया गया था कि अटैक कब होगा, किस तरीके से उसे अंजाम देना और उसमें कौन कौन से वेपन्स का यहाँ पे यूज किया जाएगा। 24 मई 1999 एयरफोर्स ने अपना पहला यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया। श्रीनगर एयरबेस से हमारे फाइटर जेट्स ने यहाँ पे उड़ान भरी, मुंथो डालो और टाइगर हिल के ऊपर यहाँ पे अटैक किया। तकरीबन मॉर्निंग में 8:30 के दौरान जो है यहाँ से टेक ऑफ किया गया श्रीनगर एयरबेस से। और यहाँ पे जो है गाइस दोपहर के पहले 12:30 के करीब आसपास जो है 12:30 से 1 के बीच में जो है दोनों हिल के ऊपर यहाँ पे मिसाइल से अटैक किया गया। अब इतना टाइम अगर आप सोचेंगे श्रीनगर में ही है, फाइटर जेट के लिए कारगिल की दूरी तय करना इट इज हार्डली अबाउट 10 to 20 मिनट्स, बट एक काफी अच्छी पोजीशन के ऊपर फाइटर जेट्स फ्लाई कर रहे थे ताकि स्टिंगर मिसाइल का निशाना ना बने। उन्होंने पूरी रेकी की और उसके बाद जो टाइम था प्रॉपर जो दिया गया था वो हिसाब से उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर अटैक्स को अंजाम दे दिया। सक्सेसफुल मिशन यहाँ पे रहा। मुंथो डालो और टाइगर हिल के ऊपर अटैक जो है वो कामयाब रहा। जो बंकर्स टारगेट में आए थे, जो हम उनको उड़ा सकते थे मिसाइल्स के थ्रू, वो एयरफोर्स ने टारगेट किया और मेजोरिटी ऑफ द बंकर्स जो थे मुंथो डालो हिल और टाइगर हिल के ऊपर वो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। 25 मई 1999 दिल्ली प्रधानमंत्री आवास। सो गाइज यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने सारे के सारे जो भी फैक्ट्स थे वो यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट कर दिया कि जम्मू एंड कश्मीर कारगिल एरिया में और यहाँ पे LOC के ऊपर के हालात क्या है, वैली में हमारे साथ क्या हो रहा है, ये सारी की सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे शेयर कर दी। 26 मई 1999 वाज द सेकेंड डे जब एयरफोर्स हमारे AY टिप्पणी सर ने जो है एयरफोर्स को फुल फ्लैश यहाँ पे परमिशन दे दी अटैक करने के लिए, और श्रीनगर और पठानकोट एयरबेस के ऊपर से MiG-21, MiG-27 और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी और यहाँ पे अटैक्स करना स्टार्ट कर दिया। शाम होते होते जो हमारी इन्फेंट्री बटालियंस थे जो कि माउंट नहीं कर पा रहे थे नीचे से हमारे सोल्जर्स, उनको सपोर्ट देने के लिए हमने जो हमारे ऑर्डिनेंस डेपो थे वहां से जितने भी गोला बारूद जो भी था, कैनन्स जो भी उनको सपोर्ट चाहिए था वेपन्स आर्मामेंट्स का, वो हमने LOC और कारगिल के एरिया में पहुंचाना शुरू कर दिया। और यहाँ से नीचे से जो है दोस्तों माउंटेन के नीचे बॉटम से यहाँ से तोपखानों के मुंह खोल दिए और एकदम भारी मात्रा में यहाँ पे अगर मैं कहूँ फुल फ्लेज यहाँ पे अटैक हमने स्टार्ट कर दिया। बोफोर्स टैंक्स को भी जो है यहाँ पे 28 मई 1999 को डिप्लॉय कर दिया गया था। बोफोर्स टैंक जो है एक काफी कंट्रोवर्शियल यहाँ पे रहा है राजीव गांधी के टाइम से, अगर आपको शायद पता होगा हिस्ट्री बोफोर्स कैंप के बारे में, बोफोर्स कैंडल के बारे में। सो गाइस बोफोर्स गन को जो है काफी सारी बोफोर्स की यूनिट्स को यहाँ पे मूवमेंट किया गया। अलग अलग हमारे जो हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट में जो है बोफोर्स के ऑर्डिनेंस थे, वहां से बोफोर्स को मूव किया गया कारगिल की तरफ और यहाँ पे फुल फ्लैज जो है यहाँ पे अटैक्स को स्टार्ट कर दिया गया। 27 में 1999 के दिन जो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता MiG-27 अपना एक फाइटर जेट लेके जो है यहाँ पे फ्लाई करते हैं अटैकिंग पोजीशन में आने के लिए। अब अटैकिंग पोजीशन जब वो आते हैं माउंटेन के पास अटैकिंग पोजीशन में आते गाइस, तब माउंटेन के ऊपर बैठे हुए एनिमी ने वहां से स्ट्रिंगर मिसाइल फायर कर दी। अब जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि माउंटेनियस एरिया में और कारगिल जैसे टेरेन में टेम्परेचर लो चलता है, इंजन थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाती है, इंजन की स्पीड कम होती है और वहीं स्ट्रिंगर मिसाइल जो है हीट सोकिंग सेंसर्स की मदद से प्लेन को हिट कर देता है। तो सेम यही वाकया होता है। लेफ्टिनेंट नचिकेता का फ्लाइट जो है यहाँ पे गाइस एक स्ट्रिंगर मिसाइल्स की वजह से यहाँ पे हिट हो जाता है। अब नचिकेता जो है प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो जो है अपनी सीट को इजेक्ट कर देते हैं और उनका लैंड उनका जो लैंडिंग होता है वो होता है दुश्मन के एरिया में, एनिमी के टेरिटरी में उनका लैंडिंग होता है और उनको जो है प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया जाता है। और उसी को देखते उनके जो कैप्टन थे, टीम कैप्टन स्क्वाड्रन लीडर जो थे अजय आहूजा, दूसरा MiG-27 लेके उनको ढूंढने निकलते हैं। अगर वो लोकेट कर पाते नचिकेता को माइट भी वो शायद बच जाते। तो ये होप के साथ वो जो है अपने फाइटर जेट लेके निकलते हैं, लेकिन उनके साथ भी सेम होता है। स्ट्रिंगर मिसाइल्स कैप्टन अजय आहूजा के प्लेन को भी हिट करता है। अजय आहूजा जो है अपनी सीट इजेक्ट करते हैं, लेकिन अजय आहूजा जो है उस वक्त द्रास के एरिया में ही, उसके पहले ही गाइस वो पैराशूट को इजेक्ट कर लेते हैं और एट द टाइम ऑफ इजेक्शन जब पैराशूट से वो नीचे उतर रहे थे गाइस, उसी के टाइम पे एनिमी उनके ऊपर काफी सारे फायर को लॉन्च कर देता है और उनकी वहीं पे ही दोस्तों वहां पे मौत हो जाती है। 28 में 1999 के दिन जो है गाइस यहाँ पे एयरफोर्स ने .4590 और द्रास के अलग अलग एरिया जो है द्रास सेक्टर के आसपास, यहाँ पे बतालिक सेक्टर है, मुश्को वैली है, यहाँ पे अटैक्स को लॉन्च कर दिया। और लॉन्च अटैक जो है
बहुत जबरदस्त लॉन्च किया गया था। काफी सारी जगह पे तो पाकिस्तानी आर्मी जो बंकर्स के ऊपर बैठी थी, बम्बार्डमेंट के डर के कारण ही उन्होंने यहाँ पे रिट्रीट कर दिया। उनकी फोर्सेस जो है धीरे धीरे यहाँ पे पीछे हटनी स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे एयरफोर्स के जो भी हमारे पायलट थे उनके मन में एक डर था। पाकिस्तानी जो बंकर्स थे, जो हमारे इंडियन पोस्ट के ऊपर उन्होंने बंकर्स बनाए थे, वहां से एक हैवी फायर आ रहा था और स्ट्रिंगर मिसाइल्स के तो इतने सारे अटैक कर रहे थे। और टेम्परेचर जब लो चलता है तब आपका फाइटर जेट जो है वो इंजन थ्रस्ट इतना प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसकी स्पीड काफी स्लो हो जाती है। और स्ट्रिंगर मिसाइल्स जो है हीट सोकिंग सेंसर्स के मदद से यहाँ पे काम करता है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है गाइस इस दौरान। तो ये एक डर लग रहा था पायलट के माइंड में, लेकिन फिर भी हर एक कदम जो है एकदम समझदारी के साथ, एक स्मार्टनेस के साथ हम हर एक कदम को यहाँ पे स्टेप्स हम ले रहे थे, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। 28 मई 1999 के दिन जो है हमारा एक MI-17 हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे क्रैश हो गया था स्ट्रिंगर मिसाइल की वजह से, वो भी हमारे लिए लॉस था। अब ये सब देख के इंडियन आर्मी को इतना गुस्सा आ गया, ट्रूप्स को इतना गुस्से से वो भर चुके थे, पूरे पागलपन की तरीके से हर एक डायरेक्शन से उन्होंने है कश्मीर वैली में अटैक करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। जहां पे भी उनको एनिमी की प्रेजेंस दिखती थी वहां से वो फायरिंग स्टार्ट कर देते थे। हर एक एरिया के अंदर हमारी ट्रूप्स डिप्लॉय हो चुकी थी, द्रास सेक्टर से लेके मस्को से लेके बतालिक, काफी सारी जो अलग रेंज थी, कुकरथांग पोस्ट के करीब भी काफी फायरिंग हुई। बजरंग पोस्ट के पास भी जो है हमारी एनिमी ने काफी फायर किया। यही बजरंग पोस्ट जो था दोस्तों, यहाँ पे कैप्टन सौरव कालिया को जो है यहाँ पे बंधक बनाया था, जिनकी डेथ हो चुकी थी, जो शहीद हो चुके थे। यहीं पे काफी हैवी फायरिंग एक्सचेंज हुई थी। 29 में 1999 जो वाकया हुआ उसके बाद जो है पाकिस्तान ने आर्टिलरी को इतना बढ़ा दिया था कि हमारी ट्रूप्स जो है वो मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। हमारी ट्रूप्स जो है थोड़े टाइम के लिए वहां पे रुक गई। जो हमारी ट्रूप्स का मूवमेंट दिन में होता था, अब वो हमने रात में करना शुरू कर दिया, बिकॉज उनके पास इतने सारे आर्मामेंट्स थे और कुछ आर्मामेंट्स ऐसे थे जो रात के अंधेरे में भी जो है लाइट स्प्रेड करते हैं, जिससे जो है आपकी मूवमेंट नजर में आती है और वहां से अटैक शेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये मूवमेंट जो है हमने रात को करना स्टार्ट कर दिया, डे के टाइम पे मूवमेंट नहीं हो रही थी। अब 5 जून 1999 जो है, और 5 जून आते आते उनके यहाँ से फायरिंग इतनी बढ़ गई, शेलिंग इतनी बढ़ गई और हमारी ट्रूप्स जो है उनके काफी क्लोज पहुंच चुकी थी। क्रॉस फायरिंग में काफी सारे जो थे नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के उनके सोल्जर्स यहाँ पे मारे जाते हैं और उनके आईडी कार्ड्स बाद में हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। हमको पता चलता है कि ये जो है नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। 6 जून 1999 दो बड़े यहाँ पे वाक्य होते हैं। पहला जो होता है गाइस, जो भी डॉक्यूमेंट्स आईडी प्रूफ हमें मिला था गाइस, वो हमने जो है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने रख दिया कि ये प्रूफ्स है, ये फैक्ट्स है। उनको ये इस्लामाबाद भेजे गए कि इसमें जो है आपकी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तानी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट है, ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है। और पूरे वर्ल्ड मीडिया के सामने फैक्ट्स रख दिए गए थे। 6 जून 1999 को जो है गाइस, इसी दौरान जो है इंडियन आर्मी की मूवमेंट इतनी स्ट्रांग हो जाती है और हम जो है तीनों डायरेक्शन से यहाँ पे अटैक कर देते हैं। अब जब माउंटेनियस वॉरफेयर की बात आती है तब यहाँ पे एक दिक्कत होता है, एनिमी आपका ऊपर बैठा है, आप नीचे से अटैक कर रहे हो और फीचर का जो है माउंटेनियस फीचर जो है, हर एक माउंटेन का अपना अलग अलग टोपोलॉजी अपना अपना होता है। तो मान लो कि माउंटेन अगर स्टीप है तो हमारी इंडियन आर्मी तीनों डायरेक्शन से ऊपर चढ़ी, क्योंकि अब ये पता था कि नुकसान बढ़ने वाला है। 3 प्रोन स्ट्रेटेजी जिसे कहते हैं कि तीनों डायरेक्शन से हमारी आर्मी ने जो है यहाँ पे अटैक कर दिया। 9 जून को जो गाइस है इंडियन आर्मी ने बताली के एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर जो है यहाँ पे जीत बढ़ा ली थी, अपनी जो पोस्ट थी वो कैप्चर कर ली थी। काफी इंपॉर्टेंट डे था। 13 जून 1999 ये भी काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डे था, जब तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर जो है यहाँ पे इंडियन आर्मी ने तिरंगा लहरा दिया था। तोलोलिंग जो पहाड़ी है गाइस, अगर आप कभी भी फ्यूचर में कारगिल जाते हो गाइस, तो ये कारगिल वॉर मेमोरियल विजिट करना। कारगिल वॉर मेमोरियल तोलोलिंग जो माउंटेन फीचर है उसके ठीक आगे है। जब कभी भी आप वहां पे जाओगे आपको पूरे माउंटेन के फीचर्स देखने मिल जाएंगे। तोलोलिंग ही एक ऐसी पहाड़ी थी गाइस जो कैप्चर करने में तकरीबन 150 से 200 के बीच में जो है हमारे सैनिक, हमारे जो सोल्जर्स थे, उन्होंने शहादत उनके नसीब में थी, शहादत उन्हें मिली। अब फीचर ही इतना तोलोलिंग का स्टीप था गाइस कि नीचे से अगर कोई भी जाता है, अगर अंधेरे में भी अगर मूवमेंट होता था तो उनकी आर्मी को दिख जाता था और वो एक ओपन ग्राउंड की तरह था। चढ़ाई स्टिप थी लेकिन नीचे ओपन ग्राउंड था। अगर आपकी आर्मी की मूवमेंट भी होती है तो वहां से आर्टिलरी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे आर्मी मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, तो 12 जून को रात को जो है 12 जून 1999 को जो रात को जो है 108 बोफोर्स गन ने एक साथ नीचे से अपने मुंह खोल दिए और इतनी हैवी आर्टिलरी की गई तोलोलिंग के ऊपर, एनिमी को वहां से रिट्रीट करना पड़ा। और हमारी जो रेजिमेंट थी जो मूवमेंट कर रही थी वो रात को उन्होंने मूवमेंट किया और नेक्स्ट डे 13 जून को जो है उन्होंने यहाँ पे तोलोलिंग के ऊपर अपनी जीत हासिल कर दी। 14 जून से लेके 29 जून तक जो है यहाँ पे हैवी आर्टिलरी फायरिंग, ये क्रॉस एक्सचेंजेस होते रहे। पता नहीं चल पा रहा था कि इंडियन आर्मी की पोजीशन कहाँ पे और ऊपर बैठे जो पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स थे नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के, उनकी मूवमेंट क्या है, उनके पास कितना एम्यूनिशन
पड़ा है। 2 जुलाई 1999 को एक बड़ा स्टेप लिया जाता है। टाइगर हिल के ऊपर तीनों डायरेक्शन से एक भारी भरकम हमला किया जाता है। एयरफोर्स की भी मदद ली जाती है और यहाँ पे नीचे इन्फेंट्री बटालियंस जो थी उनकी भी हेल्प ली जाती है। और यहाँ पे 2 जून 1999 की सुबह उस दिन जो है टाइगर हिल के ऊपर यहाँ पे तिरंगा लहरा दिया जाता है। 5 जुलाई 1999 गाइस, नवाज शरीफ ने जो है एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट की कि वो अपनी पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कंप्लीटली विड्रॉ कर रही है कारगिल वैली से, और वो जो है धीरे धीरे कारगिल सेक्टर से पीछे रिट्रीट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। 14 जुलाई 1999 अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि ऑपरेशन विजय इज ए ह्यूज सक्सेस। ऑपरेशन विजय की सक्सेस की यहाँ पे उन्होंने रख दिया, उन्होंने सामने सबको शेयर कर दिया कि हमने जो है यहाँ पे फतेह हासिल कर लिए। वहीं दोस्तों कीमत क्या थी इस कारगिल वॉर की? 527 सोल्जर्स यहाँ पे हमारे शहीद हुए, वहीं 1300 के आसपास जो है यहाँ पे इंजर्ड हो गए थे। सो ये कॉस्ट थी मुंथोडालो, कुकरथांग पोस्ट, टाइगर हिल, ये सारी बतालिक सेक्टर, ये एक कॉस्ट जो है, ये एक रकम, ये एक दाम जो है ये हमने चुकाया था पाकिस्तानी आर्मी को। ये हमारी कारगिल की पूरी यहाँ पे अगर जीत की बात करूँ, ये 527 सोल्जर जो थे इनके वजह से हुई थी। कारगिल वॉर लड़ना इतना टफ क्यों था? अगर जब कभी भी आप देखें, अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बताना चाहूँगा, सिंपल कारगिल इतना टफ क्यों था, टेरेन क्यों टफ था? पाकिस्तानी आर्मी चाहती तो गुजरात पे अटैक कर सकती थी, राजस्थान के साथ भी हमारा बॉर्डर लगता है वहीं पे अटैक कर सकती थी, पंजाब में अटैक हो सकता था, इवन जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इलाकों में पीओके के पास अटैक हो सकता था। कारगिल ही क्यों चुना? कारगिल चुनने के पीछे ये रीजन है, शिमला एग्रीमेंट का डायरेक्ट उन्होंने फायदा उठाया। जब आपकी आर्मी को अटैक करना रहता है तो आपका लॉजिस्टिक्स काफी स्ट्रांग होना चाहिए, आपका एम्यूनिशन टाइम टू टाइम पहुंचना चाहिए। और जब आप कोई ऐसा बैटल ग्राउंड सिलेक्ट करते हो जो आपके लिए काफी इजी बैकअप बन जाता है गाइस, तो ये सारी कंडीशंस जो थी, ये सारे जो फेवर थे, ये पाकिस्तान के साइड थे। हमारे यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी वो काफी टफ थी। और मेन तो NH1, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मूवमेंट से एक तीर से दो निशाने लगते हैं। एक तो कारगिल से हमारा कंट्रोल छूट जाता और वहां से सियाचिन से हमारी पोस्ट को यहाँ पे खाली करना पड़ता, सोल्जर्स को नीचे उतारना पड़ता। तो यही रीजन था कारगिल चूज करने का। 15 से 25 जुलाई के बीच में जो है गाइस, काफी सारे सर्च ऑपरेशंस पूरे वैली में किए गए। मुंथोडालो, बटाली, कुकरथांग पोस्ट, टाइगर हिल, मस्को वैली, काफी सारे यहाँ पे सर्च ऑपरेशंस किए गए हमारी रेजिमेंट के द्वारा। और उसके बाद जो है फाइनली 28 जुलाई 1999 को ये क्लियर हो गया कि हमने पूरा कंट्रोल जो है वैली का अपने हाथ में ले लिया है। सो कारगिल की ये कॉस्ट थी गाइस। कारगिल को जीतना, कारगिल वॉरफेयर को जीतना इतना मुश्किल था, ये हमारे लिए इतना इजी नहीं था, लेकिन ये इंडियन आर्मी का हौसला था, जज्बा था, जिन्होंने ये करके दिखाया। 527 सोल्जर्स हमारे शहीद हुए, 1350 के आसपास सोल्जर्स यहाँ पे इंजर्ड हुए। वहीं पाकिस्तान की बात करूँ तो तकरीबन 3 से 3,500 सोल्जर जो है उनके यहाँ पे मारे गए। और वहीं पे काफी सारे सोल्जर्स को तो जो है गाइस इंजर्ड हुए, लेकिन उन्होंने जो है एक्सेप्ट ही नहीं किया, कुछ तो प्रिजनर ऑफ वॉर बन के यहाँ पे रह गए। बाद में हमने उनको वापस लौटा दिए। तो ये हुआ था गाइस, एक काफी बड़ी कीमत हमने चुकाई थी। अगर आप 1947 के बाद की कोई भी सीरीज उठा के देख लो वॉर की, जितने वॉर हमने पाकिस्तान के साथ लड़े, सबसे बड़ा वॉर जो है गाइस यही यहाँ पे लड़ा गया। अब मैं वही बात करूं, आपको शायद कुछ फैक्ट्स नहीं पता होंगे। कारगिल वॉर के दौरान इजराइल एक ऐसा देश था जिन्होंने हमें हेल्प किया था। यहाँ पे प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब जो कि MiG-21 और MiG-27 से फायर किए गए थे। हमारे पास तभी टेक्नोलॉजी नहीं थी गाइस, तो इजराइल उस वक्त आ गया था और इजराइल ने जो है हमें ये बॉम्ब्स को प्रोवाइड किया था। हमारे पास गाइस बोफोर्स था, लेकिन बोफोर्स की भी एक लिमिट थी। वो जो है उस टाइम के जो 1999 के बोफोर्स थे, 1999 के दौरान जो बोफोर्स को यूज किया गया, उनकी जो रेंज थी वो 38 किलोमीटर के आसपास की थी और वो पहुंच नहीं पा रहे थे ऊपर। इफेक्टिवली इतना बोफोर्स एक टर्न अराउंड यहाँ पे साबित हुए कारगिल वॉर को जीतने में, लेकिन वो इफेक्टिवनेस जो हमें चाहिए थी वो हमें मिल नहीं रही थी। और वो इफेक्टिवनेस हमको प्रोवाइड किया गया इजराइल के द्वारा। तो इजराइल का भी काफी यहाँ पे अच्छा रोल रहा है, एक अगर मैं देखूँ हेल्प करने में। सो बस गाइज यही था कारगिल के बारे में। तो गाइज जब कभी भी कारगिल विजय दिवस होता है तो प्लीज उसे सेलिब्रेट कीजिए। हम जैसे डिफेंस लवर के लिए काफी एक बड़े फेस्टिवल के जैसा है। मैं तो पर्सनली इसे ऐसे ही सेलिब्रेट करता हूँ। आप मेरी चैनल पे देख लो, आपको काफी सारे वीडियोस जो है कारगिल के ऊपर देखने मिल जाएंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद।